दोस्तों साल था 1954 का। एनन होजेस नाम की एक महिला जो कि दोपहर के वक्त अपने घर में सो रही थी और तभी एक एस्ट्रॉइड आकर उनकी छत से टकरा गया और वह जहां पर सो रही थी एग्जैक्ट वहीं पर आकर गिरा, जिसकी वजह से उनके पेट पर बहुत ही ज्यादा बड़ा होल हो गया था। हालांकि वह जिंदा बच गई, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ऐसा होना दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्लभ चीजों में से एक है और ऐसी घटनाएं हमने कई बार सुनी है। अगर इसकी जगह कोई बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरे तो कितनी बड़ी तबाही होगी। लेकिन कब तक आखिर हम इस तरीके के एस्ट्रॉइड से डरते रहेंगे? हम टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा डेवलप कर चुके हैं, तो क्या हम धरती पर आने वाले खतरे यानी कि एस्ट्रॉइड को रोक सकते हैं? आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि वैज्ञानिक कैसे बड़े से बड़े एस्ट्रॉइड से लेकर छोटे से छोटे एस्ट्रॉइड को भी धरती पर आने से रोक सकते हैं। यहाँ तक कि नासा तो एक ऐसे मिशन को भी अंजाम दे चुका है और धरती पर आने वाले एस्ट्रॉइड को रोक चुका है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि एस्ट्रॉइड से बचना इतना ज्यादा जरूरी क्यों बन जाता है। अगर किसी बड़े एस्ट्रॉइड की बात करें तो वह तो पूरी पृथ्वी को तबाह करने जितनी तबाही भी ला सकता है। पूरे पृथ्वी के 4 बिलियन साल के इतिहास में जितनी भी एस्ट्रॉइड पृथ्वी के ऊपर गिरे हैं उसमें से ज्यादातर बड़े साइज के थे, जिसकी वजह से पृथ्वी की कई जगह पर बड़े बड़े क्रेटर भी बने हुए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो छोटे एस्ट्रॉइड होते हैं वह पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचने से पहले ही जल कर राख हो जाते हैं और कुछ ही छोटे एस्ट्रॉइड धरती के सरफेस तक पहुंच पाते थे। ऐसे में आपको पता ही होगा कि बड़े एस्ट्रॉइड कितने ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। माना जाता है कि डायनासोर जो है वह एस्ट्रॉइड की वजह से ही विलुप्त हुए थे। इसी के साथ 2029 में आने वाला अपोफिस नाम के एस्ट्रॉइड के बारे में भी आप जानते होंगे, जो कि पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तबाही भी ला सकता है अगर वो टकराया तो। और इसे लेकर वैज्ञानिक काफी टाइम से स्टडी कर रहे हैं कि आखिर ऐसा एस्ट्रॉइड से कैसे सामना किया जाए। लेकिन यहाँ तो बात हुई बहुत ही ज्यादा बड़े एस्ट्रॉइड की। कुछ एस्ट्रॉइड ऐसे भी होते हैं जिनका साइज परफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो उतने भी छोटे नहीं होते कि पहले ही जलकर राख हो जाए और इतने भी बड़े नहीं होते कि कुछ बड़ा डैमेज कर सके। तो अगर ऐसे एस्ट्रॉइड धरती पर आते हैं तो इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वह तो ज्यादा तबाही नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में जो बात बताई थी, घर में सो रही महिला पर एस्ट्रॉइड का टुकड़ा गिरा था। अब ऐसी घटना फ्यूचर में भी टाली नहीं जा सकती है, लेकिन ये बात भी टाली नहीं जा सकती है कि ऐसा भी होता है कि एस्ट्रॉइड किसी न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी जगह पर गिरेगा तो भी काफी डेंजरस हो सकता है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। कई लोग एक्चुअली में इसके बारे में काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे कि आप इस मॉडल में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके से एस्ट्रॉइड का एक धमाका जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गिरेगा वह काफी कुछ तबाह कर सकता है। इसके बाद सुनामी, फॉरेस्ट फायर, ये सब चीजें तो काफी कॉमन हो जाएगी और उसके आसपास के एरिया पूरी तरह से रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ का पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा, प्लांट, ग्राउंड, सब जगह पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फैल जाएंगे। और ऐसे सब खतरों के बारे में नासा भी चिंतित है। इसलिए ही नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी एस्ट्रॉइड को धरती से दूर रखने की कोशिश कर रही है और स्पेस में ही उनको तोड़ने का प्रयास जारी है। जैसे कि आपको पता होगा कि डार्ट मिशन जो नासा का एक सक्सेसफुल मिशन है, इस मिशन का मकसद एस्ट्रॉइड की दिशा और गति को बदलना था। अंतरिक्ष में 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नासा का स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड से टकराया। नासा इस टेस्ट के जरिए ये देखना चाहता था कि क्या धरती की तरफ आ रहे किसी एस्ट्रॉइड की दिशा को बदला जा सकता है या नहीं। स्पेसक्राफ्ट जिस एस्ट्रॉइड से टकराया था उसका नाम डिमॉर्फस था। ये किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम के बराबर विशाल है। डिमॉर्फोस एक दूसरे एस्ट्रॉइड डिडिमोस के चारों ओर चक्कर काटता है। इस मिशन का पर्पज ये देखना है कि अगर कोई खतरनाक एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आता है तो उसे नष्ट किया जा सकता है या उसका रुख मोड़ा जा सकता है। इस मिशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये अंतरिक्ष में अब तक हुए वैज्ञानिक प्रयोगों में से बिल्कुल अलग और अपने आप में पहला ऐसा मिशन है जो काफी यूनिक है। ये भी कहा जा रहा है कि ये मिशन आने वाले समय में पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई इंसानी अंतरिक्ष यान किसी एस्ट्रॉइड से टकराया है। नासा के अनुसार 11 मिलियन किलोमीटर दूर से किसी टारगेट पर सीधा निशाना लगाना कोई आसान काम नहीं है। ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस एस्ट्रॉइड को इसलिए चुना गया क्योंकि यह एस्ट्रॉइड धरती से सबसे नजदीक है। नासा के इस मिशन की डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर एलेना एडम्स के अनुसार टक्कर कामयाब रही। मिशन का पहला पार्ट सफल हुआ
और डार्ट अपने फिक्स टारगेट से 17 मीटर दूर टकराया, जो भी एक काफी अच्छी बात है। अब वैज्ञानिक अगले 2 महीनों में एस्ट्रॉइड की स्पीड और मूवमेंट पर नजर रखेंगे। इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी इसके बाद ही सटीक जानकारी मिलेगी कि नासा एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने की कोशिश में कितना सफल रहा है। फिलहाल तो उनका ये मानना है कि ये मिशन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है और उसने इस एस्ट्रॉइड को 30 मिनट डिले कर दिया है, यानी कि ये डिडीमोस नाम के जिस एस्ट्रॉइड का चक्कर लगा रहा है उससे ये 30 मिनट दूर चला गया है। और अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी साल 2024 में अपना एक फॉलो अप मिशन भेजेगी, जो भी बिल्कुल इसी तरीके का होगा, लेकिन वह डिडीमोस से जाकर टकराएगा और 2025 में हमें उसकी पूरी जानकारी सही तरीके से मिल पाएगी, ताकि हम ये बात समझ सके कि आखिर कैसे हम हमारे प्लेनेट को अंतरिक्ष से आने वाले खतरे यानी कि एस्ट्रॉइड से बचा सकते हैं। और ये बस इकलौता ऐसा मिशन नहीं है, और भी ऐसी कई टेक्निक्स है जिसके ऊपर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं ताकि एस्ट्रॉइड के हमलों से बचा जा सके, जिसके बारे में भी हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। नंबर 1, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस। अगर किसी एस्ट्रॉइड को धरती पर आने से रोकना है तो उसका काफी अच्छा तरीका है उसे स्पेस में ही खत्म कर देना, और इतने बड़े ऑब्जेक्ट को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और इसे भी इस तरीके से करना कि किसी और चीज को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और इसी वजह से वैज्ञानिक अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसे एक्यूरेटली एस्ट्रॉइड तक भेजा जा सकता है। इस टेक्निक से बड़े एस्ट्रॉइड भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जो बचे हुए एस्ट्रॉइड के टुकड़े होंगे वह फिर भी धरती की तरफ बढ़ेंगे और उससे कोई बड़ा खतरा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल तभी ही किया जा सकता है जब एस्ट्रॉइड बहुत ही ज्यादा बड़ा हो और हमारे पास कोई और चारा ना बचा हो। नंबर 2, किनेटिक इम्पैक्ट। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एस्ट्रॉइड को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसकी डायरेक्शन को इम्पैक्ट के जरिए बदल दिया जाएगा। आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। हर चीज में पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही वह ऑब्जेक्ट मूव होने लगता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है, और इसी काइनेटिक एनर्जी को एस्ट्रॉइड में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे एस्ट्रॉइड को धक्का लगेगा और वह अपने डायरेक्शन को बदल देगा, जिससे वह पृथ्वी से टकराने से बच जाएगा। लेकिन ये सुनने में और एक्सप्लेन करने में जितना आसान लगता है उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर एस्ट्रॉइड बहुत ज्यादा बड़ा है तो हो सकता है उसका डायरेक्शन ना बदले। और सबसे पहली बात यह है कि ये वर्क करेगा, यानी कि हम किस तरीके से काइनेटिक इम्पैक्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है जिस पर रिसर्च चल रही है। नंबर 3, एस्ट्रॉइड ग्रेविटी ट्रैक्टर। ये एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे अब तक तो बस थ्योरी में ही समझा गया है। ये बड़े एस्ट्रॉइड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये किसी उल्कापिंड को छुए बिना उसे अपने डायरेक्शन से हिला देगा, बिल्कुल जैसे नॉर्मल ट्रैक्टर किसी चीज को घसीटता है। ये भी एस्ट्रॉइड को घसीटेगा, लेकिन ग्रेविटी की पावर से। एक टाइम पर ऐसे 2 या फिर उससे भी ज्यादा स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड के पास भेजा जाएगा और वो एस्ट्रॉइड के सर्कुलर चक्कर लगाएंगे, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगा और उसकी मदद से ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये एस्ट्रॉइड को उससे दूर लेकर जाएगा। नंबर 4, फोकस्ड सोलर एनर्जी। H.J. मेलहोस और आईवी नेमचिनोव नाम के 2 वैज्ञानिक इस आइडिया को जाहिर किया था, जिसमें वह कोकेव मिरर की ताकत से लाइट और सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट करके एस्ट्रॉइड के एक हिस्से पर फोकस करेंगे, जिससे वह हिस्सा वेपराइज होता जाएगा। लेकिन इससे जो फोर्स जनरेट होगा वो एस्ट्रॉइड को दूर धकेल देगा। इसके लिए एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितनी साइज की बहुत ही ज्यादा बड़ी कॉनकेव सैटेलाइट बनानी पड़ेगी, जो कि सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके अच्छी तरीके से एस्ट्रॉइड पर निशाना लगा सके, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे और बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होंगे। नंबर 5, वार्पिंग द एस्ट्रॉइड। यह आइडिया इस लिस्ट में मौजूद सबसे ज्यादा सन की आइडिया लगता है। इसमें सोलर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से एस्ट्रॉइड को वार्प करने की बात की गई है। आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो जैसे कि दूर से आते हुए एस्ट्रॉइड को ये प्लास्टिक की थैली में वार्प कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि ये प्लास्टिक नहीं बल्कि सोलर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होगा, जिसका इस्तेमाल अभी सैटेलाइट में किया जाता है। इसमें कुछ सैटेलाइट को इस रिफ्लेक्टिव मटेरियल के कॉर्नर में बांध दिया जाएगा और एस्ट्रॉइड को वार्प कर दिया जाएगा। ये बस एक थ्योरी है जो कि इंटरनेशनल स्पेस कंपटीशन में दी गई थी और इस आइडिया के लिए एक स्टूडेंट को इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया था। डार्ट मिशन से अलग एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो भी तरीकों के बारे में बताया गया है ये अभी तक थ्योरी है या फिर एक बेसिक आइडिया है जो कि वैज्ञानिकों ने सोचा है और इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी आइडिया पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ है। खैर, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।